इनफर्टिलिटी यानी बांझपन। क्या आपको पता है 48 लाख कपल दुनिया में इनफर्टिलिटी का शिकार हैं। ये इतना कॉमन है मुआशरे में कि हर 6 में से एक कपल इनफर्टिलिटी के मसले से दो चार है। क्यों इतना कॉमन होता जा रहा है ये मुआशरे में? आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में कि इनफर्टिलिटी क्या होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या कॉजेज हैं और इसकी क्या ट्रीटमेंट है। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर माहम शौकत और हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी पर। इनफर्टिलिटी क्या है? ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि हमारी सोसाइटी में इस पे बात करने से लोग हेजिटेशन फील करते हैं, लेकिन ये एक कॉमन इशू बनता जा रहा है डे बाय डे। बेसिकली इनफर्टिलिटी है क्या? इनफर्टिलिटी, अगर कोई भी मैरिड कपल 1 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोर्स के इंटरकोर्स के बावजूद भी प्रेगनेंसी या बेबी कंसीव ना कर सके तो इस कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसकी 33% इनफर्टिलिटी की रेट हमें मर्दों में मिलता है और 33% रेट ही हमें वुमेन में मिलता है। और अभी भी 33% रेट जो है वो अननोन है, जो हमें नहीं पता, उसकी कॉज हमें नहीं पता कि वो क्या है। आइए देखते हैं कि आगे इसकी क्या कॉजेज है जो इतना कॉमन होता जा रहा है। सबसे पहले कुछ कॉजेज नॉन मेडिकल हैं और कुछ मेडिकल कॉजेज जो हम डिस्कस करेंगे। नॉन मेडिकल में सबसे पहले हमारे पास है मेन में स्पेशली अल्कोहल का यूज बहुत ज्यादा, स्मोकिंग की वजह से आपकी इनफर्टिलिटी रेट पे फर्क पड़ता है। उसके अलावा स्ट्रेस का फैक्टर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है इस कंडीशन में। जब बॉडी में स्ट्रेस लेवल ज्यादा होगा, आपका कोर्टिसोल का लेवल भी बॉडी में ज्यादा होगा। जब कोर्टिसोल ज्यादा होगा, आपके ब्रेन में एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे स्टेट बढ़ना शुरू हो जाएंगी, जिससे हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब होने से आपकी इनफर्टिलिटी की तरफ रेट ज्यादा जाएगा। ये फैक्टर्स हैं। और आज के दौर में जो हमें सबसे ज्यादा कॉमन इशू मिलता है वो लेट एज मैरिजेस हैं और लेट चाइल्ड बेयरिंग एजेस हैं। हम अपने करियर के पीछे इतना भागना शुरू हो गए हैं कि हम इन चीजों को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हमें ही इन इश्यूज को देखना पड़ रहा है। हम अपने रिलीजन इस्लाम से इतना दूर जाना शुरू हो गए हैं, उसको फॉलो करना छोड़ दिया है कि हम इन मसलों में आना शुरू हो चुके हैं। अब लड़की की एज 30s में जाके शादी हो रही है और उसके बाद हम चाइल्ड एज को भी बहुत आगे लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी रेशो कम होना शुरू हो गई है। 25 ईयर्स की फीमेल में 25 to 30% हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रेगनेंसी का रेट होता है, लेकिन हम अपनी एजेस 30 प्लस में जाके इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जब हम देखेंगे उसमें हमारे पास रेशो बहुत कम हो जाएगी, और जिस वुमेन की एज 40 प्लस है, ये 40 के राउंड अबाउट है, उनमें प्रेगनेंसी का हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ 5% ही हमारे पास रेट बच जाता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें रिजॉल्व करना है। उसके अलावा हमारी जो ओव्यूलेटरी फंक्शंस हैं उसमें डिस्टरबेंस आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एग्स की फॉर्मेशन नहीं अच्छी हो रही होती। जब एग्स की फॉर्मेशन नहीं अच्छी हो रही, एग्स की क्वालिटी नहीं अच्छी होती, जिससे जो है हमारे पास ये इनफर्टिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा वेट गेन, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनफर्टिलिटी के लिए, क्योंकि आज हम अपनी डाइट को बिल्कुल फोकस नहीं करते। हेल्दी डाइट तो दूर की बात, हम अनहेल्दी को इतना बढ़ा देते हैं कि हमें उसमें बहुत से मसले नजर आना शुरू हो जाते हैं। फिर जब हमारी बॉडी में बहुत सी तब्दीलियां आती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। वेट अपना ज्यादा होने की वजह से, अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से हमारी इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। ये कुछ हमने नॉन मेडिकल कॉजेज की बात कर ली। अब हम कुछ मेडिकल कॉजेज के भी देख लेते हैं, जो ऐसी डिजीजेज है जिनसे इनफर्टिलिटी इफेक्ट होती है हमारी। सबसे पहले हमारे पास पीसीओएस की कंडीशन है, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया है। आप मेरी उन वीडियोस में भी पीसीओएस के बारे में देख सकते हैं, जो हमारी जो है ना इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है। उसके अलावा कुछ थायराइड की डिजीज, जिसको गिल्लर की बीमारी कहते हैं, कुछ किडनी डिजीजेस की वजह से होता है। कुछ हमारे पास अगर यूट्रस में, बच्चेदानी के अंदर पोलिप्स या फाइब्रॉइड्स बने हैं, जिसको हम रसोलियां कहते हैं, वो बन जाती हैं, उसकी वजह से भी हमारी ये इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। ये कुछ हमारे पास फीमेल में देखी जाती हैं कुछ चीजें। मेल में उनकी सीमन एनालिसिस से कुछ हमें उसमें स्पर्म्स की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी, उसका जो है ना, ये चीजें इफेक्ट होती है, ये हमने उसमें देखना होता है।
ये हमारे पास कुछ मेडिकल इश्यूज थे जो हमने देखे हैं इसकी कॉजेज में। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या इनफर्टिलिटी क्योरेबल है, तो इसका आंसर है यस, कि 85 to 90% लोगों में इनफर्टिलिटी क्योरेबल है। उनका कॉज देख के कि क्या कॉज है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है उन लोगों में। उसके लिए कुछ मेडिकली जो हमने टेस्ट करने होते हैं, उन टेस्ट की बिहाफ पे पहले हम कॉज देखते हैं उन पेशेंट की, फिर उनको जो है हम ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं। तो मैं कुछ मोटे मोटे टेस्ट के नाम आपके सामने जो है ना वो बताती हूँ जो हम करते हैं। ज्यादातर मेल फीमेल में हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, उनके हार्मोन्स के लेवल चेक करवाते हैं, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन की इन लेवल्स में क्या डिस्टर्बेंस आई है। कुछ हम पेल्विक एग्जामिनेशन से देखते हैं, कुछ हम ट्रांसवजाइनल या दूसरे अल्ट्रासाउंड करके हम बॉडी में देखते हैं। बहुत से टेस्ट हैं जिनको हमने देख के जो है हमने कॉज फाइंड करनी होती है। उसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट भी इसकी मल्टीपल हमारे पास हर पेशेंट को डिफरेंट है। ट्रीटमेंट में जो हमने नॉन मेडिकली सबसे पहले चीज करनी है हमने, उसमें जो है सबसे पहले स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा। अल्कोहल अगर ले रहे हैं, अल्कोहल छोड़नी पड़ेगी। उसके अलावा स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा। अपने ऊपर जो काम का, सोसाइटी का इतना प्रेशर लिया हुआ है करियर बनाने का, उसको कम करना पड़ेगा, उस स्ट्रेस को छोड़ना पड़ेगा। स्ट्रेस फ्री रहें, रिलैक्स रहें, योगा करें, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस करें, जिससे आप फिजिकली और मेंटली जो है वो स्ट्रांग रहें, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी ही आपको, माइंड को भी पॉजिटिव रखेगी और आपकी बॉडी में भी बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। इन सारी चीजों को आपने फॉलो करना है। उसके अलावा बहुत मेन चीज है हमारे पास डाइट। अपनी डाइट अच्छी रखें, हेल्दी वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स लें, सारा प्रोसेस जंक फूड छोड़ दें। ये आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करेगा बहुत ज्यादा। जब अपना जो वेट गेन बहुत ज्यादा किया, वेट लूज करें, एक्सरसाइजेस से, वॉक करके वेट लूज करेंगी, वो भी आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा जो है ना हेल्प करेगा। ये थी कुछ बातें जो नॉन मेडिकली हमने करनी थी। अब कुछ बातें जो मेडिकली है, जो मेडिसिन से ट्रीट होती है, सर्जरी से ट्रीट होती है, हमने उनकी तरफ लेके जाना है पेशेंट को। ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या है? ट्रीटमेंट में हमने देखना है कि पेशेंट को मेडिसिन अगर जरूरत है कि उसकी ओव्यूलेटरी फंक्शन जो है हम उसको बेहतर कर सकें, एग्स की फॉर्मेशन अच्छी कर सकें, एग्स की क्वालिटी अच्छी कर सकें, इसमें हम मेडिसिन की तरफ लेके जाएंगे। और मेल में भी हमने यही देखना है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम है, या सीमन एनालिसिस में हमें कुछ लग रहा है कि स्पर्म काउंट हमारे पास लो जा रहा है, या उसकी शेप या वॉल्यूम अच्छा नहीं, तो उसमें भी हम मेडिसिन की तरफ लेके जाएंगे पेशेंट को। और कुछ कंडीशंस में हमें सर्जरी की तरफ भी लेके जाना पड़ता है कि ये देखें कि कहीं ट्यूब्स तो नहीं अंदर से ब्लॉक, उनमें तो नहीं कोई इशू आ रहा, वो तो ठीक है। कुछ हमें यूट्रस को देखना पड़ता है कि यूट्रस में तो नहीं ऐसा कोई पॉलिस फाइब्रॉइड्स जिसको हमें रिमूव करने की जरूरत है, जो हमारी प्रेगनेंसी में एक हर्डल क्रिएट कर रहा है। ये सारी चीजें हमने देखनी है। ये कुछ सर्जरी से हमारे मेथड्स हो गए, कुछ मेडिसिन से हो गए। इस टॉपिक पर अभी के लिए इतनी ही वीडियो है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनाऊं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।